तो पार्ट 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। इनके डैड नर्व से कहते हैं जो भी मुझे धोखा देता है या मेरे फैमिली के खिलाफ जाता है तो मैं उसका बहुत बुरा हशर करता हूं। ये सुनकर यहान वो काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो तो इनकी बेटी यानी हैन को डिवोर्स देने के बारे में सोच रहा था, इसीलिए वो तो अपना अंजाम इमेजिन करने लग जाता है और काफी घबराहट के साथ यहाँ से चला जाता है। पर अगले दिन वो सीधे चला जाता है हॉस्पिटल, जहाँ वो डॉक्टर को बताता है कि मेरी भूख तो जैसे गायब भी हो गई है, अपने आसपास लोगों को देखकर मुझे सफोकेशन सा फील होता है। अब ये सब बोलते हुए भी ये काफी ज्यादा नर्वस सा लग रहा था। डॉक्टर उसकी रिपोर्ट चेक करके बताते हैं तुम्हारा स्ट्रेस लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है, तुमने सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में अपने बारे में जो लिखा है कि तुम्हारी अभी सबसे बड़ी इच्छा है डिवोर्स लेना, बता सकते हो कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो। तो यन वो उसे सब कुछ बताने लगता है कि मैं अपने इन-लॉज के घर पे ही रहता हूँ, इस फैमिली में एक ग्रैंडपा है, उनकी एक गर्लफ्रेंड भी है, मेरे सास ससुर एक साला और उसकी वाइफ और अभी अभी जेल से रिहा हुई एक आंटी भी है। आज के जमाने में भी सब एक साथ रहते हैं, काफी ब्लेस्ड हो तुम। यान वो कहता है हाँ इतना ब्लेस्ड हो कि हम पूरी फैमिली रात को साथ में खाना खाते हैं। दिन रात को 9 बजे पूरी फैमिली इकट्ठा होती है पूरे दिन के बारे में डिस्कस करने के लिए। इतना ही नहीं, हर हॉलीडेज, वीकेंड्स, बर्थडे, क्रिसमस, डेथ, एनिवर्सरी पूरी फैमिली साथ ही मनाती है। साल में 15 मेमोरियल सर्विस अटेंड करने होते हैं जहां मैं और इस फैमिली के सारे दामाद सुबह से रात तक लगातार काम करते हैं। पता नहीं इनकी फैमिली में ये कैसा रिवाज है। कुल मिलाकर बात यह है कि मेरा कोई पर्सनल टाइम ही नहीं बचा है। डॉक्टर उसके जॉब के बारे में पूछते हैं न वो बताता है कि अच्छी जॉब तो है जहाँ मेरी वाइफ मेरी बॉस है और मेरी वाइफ का बॉस है मेरे फादर इन लॉ और उनके बॉस है मेरे ग्रैंडफादर इन लॉ। मेरे दिल से लेकर हाथ पैर सब कांपने लगते हैं जब भी उनमें से किसी का भी कॉल या बुलावा आता है। सोचते हुए परेशान हो जाता हूँ कि ये लोग अब मुझसे क्या करवाएंगे। तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम इस स्ट्रेसफुल माहौल से अपने आप को दूर क्यों नहीं कर लेते। न वो कहता है कि उसके लिए एक ही ऑप्शन है, डिवोर्स का। डॉक्टर कहते हैं कि तुम ये भी तो कर सकते हो कि अपनी वाइफ को लेकर इन लॉज के घर से कहीं दूर रहने लगो। इस पर नबू बताता है कि मैं जितना अपने इन लॉज को नापसंद करता हूँ उससे ज्यादा मैं अपनी वाइफ से नफरत करता हूँ। डॉक्टर पूछते हैं कि ऐसा क्यों। इस पर नब बताता है कि उसे मेरी थोड़ी सी भी केयर नहीं है, उसकी फैमिली मुझे किस तरह से ट्रीट करती है लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बहुत सेल्फिश है और बस अपने बारे में ही सोचती है। मैं बस उसकी वजह से ही उसकी फैमिली में घर जमाए बनकर रहने के लिए माना और आज तक बस उसके लिए ही सब कुछ झेलते आया हूँ, पर उसे मेरी कोई फिक्र नहीं है। शादी से पहले उसने कहा था कि मैं उस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो एक छोटे से फ्लैशबैक में हम देखते हैं 3 साल पहले जब ही इन हेलीकॉप्टर से नव के होम टाउन आई थी तब उसने नबू से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगी। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, इसे याद करके नवो कहता है मैं ही इडियट था जो उसकी बातों पर बिलीव कर लिया। डॉक्टर पूछते क्या तुम उससे हट हो या इन सब की वजह से अपसेट हो। नवो नहीं कहता है कि अभी तो मैं उसके लिए कुछ भी फील नहीं करता, बस नफरत करता हूँ, इसीलिए मैं उससे डिवोर्स चाहता हूँ क्योंकि अब बस यही एक तरीका है जिससे मैं शांति से अपना लाइफ जी सकता हूँ। इस पर डॉक्टर पूछते हैं कि तो अभी तक तुमने डिवोर्स क्यों नहीं दिया। इस पर यनू बताता है कि क्योंकि मैं इससे मर भी सकता हूँ क्योंकि मेरे फादर इन लॉ बहुत खतरनाक आदमी है, जो भी उनके या उनकी फैमिली के खिलाफ जाता है वो उसका बहुत बुरा हशर करते हैं। नव की कंडीशन जानकर डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं और उन्हें भी नव पर दया आता है तो डॉक्टर उसके लिए कुछ मेडिसिन देते हैं और उसे गले लगाकर हौसला देते हैं। वैसे इन दोनों को फिर से एक साथ देखकर इट्स ओके टू नॉट बी ओके की याद आ गई। इसमें इन दोनों ने मून ब्रदर्स का रोल प्ले किया था और वैसे ही इनका भाई सचल भी उस ड्रामा में था। न वो डॉक्टर को गुड बाय कहकर चला जाता है। इसके बाद हम मिलते हैं ग्रेस से जो कि हंग फैमिली की बटलर थी जो बड़े बड़े घरों के बच्चों का मैच मेकिंग और डेटिंग वगैरह फिक्स कराती थी। तो एक क्वींस डिपार्टमेंटल स्टोर में आई हुई थी जहां हैंक को देखकर उससे कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली होने की कोशिश करती है, पर हीन उसे कोई भाव नहीं देती, उल्टा इसे वार्निंग दे देती है कि अगली बार से थोड़ा केयरफुल रहना, ये कहकर चली जाती है। इससे ग्रेस को तो काफी गुस्सा आता है क्योंकि सबके सामने उसका मजाक जो बन गया, इसीलिए वो गुस्से में सीधे चली आती है नव के केबिन में जहाँ उसे बताती है कि आप तो जानते ही हो कि मेरे बहुत सारे बड़े बड़े फैमिलीज के साथ अच्छी पहचान है, उन्हीं में से एक दान ग्रुप है। अपने मिस्टर दायन के बड़े बेटे के एक्सीडेंट के बारे में सुना ही होगा न। वो हाँ कहता है तो ये बताती है कि उस एक्सीडेंट में मिस्टर दयम के बड़े बेटे की मौत हो गई है लेकिन उसकी वाइफ को उसकी प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि उसने अपनी बल में लिख रखा था कि उसकी सारी प्रॉपर्टी सिर्फ उसके बच्चे और उसके नीस नेफ्यू को मिलेगी, जिस वजह से अब उसकी वाइफ को कुछ भी नहीं मिलेगा। इस पर न वो उसे बताता है कि ऐसा नहीं होता, वाइफ लॉसूट फाइल कर सकती है क्योंकि वो लीगली उसकी प्रॉपर्टीज की आधी मालकिन है। आप चाहे तो मैं एक अच्छे लॉयर का पता दे सकता हूँ, आप उनको बता देना उस लॉयर से कांटेक्ट करने के लिए। इस पे ग्रेस कहते हैं कि इसकी क्या जरूरत है, आपसे अच्छा लॉयर और कौन होगा, और वैसे भी तो आपकी सिचुएशन सेशन भी ऐसी ही है। न वो पूछता है कि क्या मतलब, तो ग्रेस उसे बताती कि क्या आपको नहीं पता कि है ने आपसे शादी करने से पहले अपनी विल लिख रखी थी कि अगर फ्यूचर में उसे कुछ हो गया तो उसके नाम की सारी प्रॉपर्टी, शेयर, स्टॉक सब उसके फैमिली को मिल जाएगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो कितनी हार्टलेस है ना, कहीं आपने ये तो नहीं सोच लिया था कि आपकी शादी सच में मैरिज ऑफ द सेंचुरी है। ऐसा कुछ भी नहीं था, ये तो बस मीडिया के लिए दिखावा था। उसे कोई लविंग हस्बैंड नहीं चाहिए था बल्कि उसके इशारों पर काम करने वाला एक नौकर चाहिए था जो सब सर नवो से चुप होने के लिए कहता है और यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। अब ग्रेस
की बातें सुनकर नव को तो काफी ज्यादा बुरा लगा था। इधर हैन को एक डॉक्टर का कॉल आता है जो हैन को अभी हॉस्पिटल आने के लिए कहते हैं। हैन बताते हैं कि जाने का टाइम नहीं है, जो भी बात हो आप मुझे मेल कर देना, पर डॉक्टर उसे फोन में कुछ बताते हैं जो सुन हैन शॉक रह जाती है। इसके बाद ही हम नव को देखते हैं जो कि अपना काम खत्म करके बाहर जा रहा था। तभी लिफ्ट की पासन भी आ जाती है जो नव को अपने साथ कहीं चलने के लिए कहती है, पर नव मना कर देता है। कहती है कि मैंने तुम्हारा शेड्यूल चेक किया, कोई भी काम बाकी नहीं है, इसीलिए मेरे साथ चलो, कहीं जाना है। इस पर नवत उसे चिल्लाकर कह देता है कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना है। ये बोलकर वो अपनी कार लेकर कहीं निकल जाता है। कार लेकर वो सीधे अपने होम टाउन पहुंच जाता है जहां मिलते हैं नव के मॉम डैड से जो कि किसान थे। नव के इतने टाइम बाद देखकर दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं, तो वो लोग उसे हैन के बारे में पूछते हैं कि वो क्यों नहीं आए, तो नव उसके लिए काम का बहाना दे देता है। देन वो इनके साथ घर आता है। मम उसके लिए बहुत सारा खाना बनाती है। इतने टाइम बाद मॉम के हाथ का खाना खाकर और अपने घर लौटकर नव को काफी ज्यादा सुकून आता है। नव के आने के बारे में पता चलते ही उसके बड़े भाई और दीदी आ जाते हैं। दीदी तो उससे काफी ज्यादा नाराज थी क्योंकि वो उनके डैड के 60th बर्थडे के दिन नहीं आया था, तो यहाँ वो उन सभी को बता देता है कि मैं हैन को डिवोर्स देने वाला हूँ। जो सुन सब लोग तो पहले हैरान होते हैं और उसे समझाने लगते हैं कि उसे ऐसे डिवोर्स नहीं देना चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए। वो बताता है कि मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। इस पे डैड तो उससे कहते हैं कि इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हें डिवोर्स लेने की जरूरत नहीं है, जिंदगी में ऐसे ही एडजस्ट करके चलना पड़ता है, लड़ाई झगड़े बहसबाजी तो होती ही रहती है, ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए। सब लोग उसे बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, पर यन वो कहता है कि मैंने बहुत सोच लिया है और अच्छे से सोच समझ कर ही फैसला किया है कि मुझे ही इनसे डिवोर्स लेना है, इसलिए आई एम सॉरी। ये कहकर वो अपनी कार लेकर वापस जाने लगता है और उसकी दीदी भागकर उसे रोकने आती है और उससे बात करने के लिए बाहर बुलाती है, जहां उसे कहती है कि तू बहुत सेल्फिश है, तुझे पता भी कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी सारी कुर्बानियां दी है न। वो पूछता है कि कौन सी कुर्बानी। दीदी बताती है कि क्या तुझे याद नहीं कि तुझे सियोल भेजने के लिए मॉम डैड ने हमारी सारी गाय बेच दी थी, जिस वजह से मैं भी यूनिवर्सिटी नहीं जा सकी। और वो कहता है क्या ऐसी कोई बात नहीं थी, आप अपने अटेंडेंस इशू की वजह से यूनिवर्सिटी नहीं जा सकी थी। दीदी कहती है कि तुझे कुछ नहीं पता, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है। भैया भी उसे अच्छे से समझाने लग जाते हैं कि मॉम डैड की कितनी इज्जत है, हमारे टाउन में सब लोग इतने ज्यादा खुश हुए थे कि तुम्हारी शादी क्वींस ग्रुप के वारिस से हुई है, पर अगर तुमने उससे डिवोर्स ले लिया तो सोचो तुम्हारे बारे में, मॉम डैड के बारे में, हमारी फैमिली के बारे में कैसी कैसी गॉसिप होगी। 2 साल पहले मेरे एक दोस्त का डिवोर्स हुआ था, लेकिन आज तक उनके बारे में गॉसिप होती रहती है, हर जगह उसकी और उसकी फैमिली की बदनामी तक होती है। तो एक बार इस बारे में सोचना, पर न वो चला जाता है तो यौन वो घर वापस लौट आता है, जहाँ वो घर के अंदर जाने से पहले अपने हाथ में उनके एंगेजमेंट रंग को देखता है और फिर अपने रूम से डिवोर्स पेपर लेकर हैन के रूम में आ जाता है, जहाँ उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हैन भी कहती है कि मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है, इसलिए मैं पहले बताती हूँ न। वो कहता है ठीक है बताओ। तो हैन बताती है कि मैं मरने वाली हूँ, जो सुनियन वो शॉक रह जाता है। न आगे बताती है कि मेरे पास सिर्फ 9 महीने बाकी है। न वो शॉकिंगली पूछता है कि क्या मतलब, तो न उसके पास आकर बताती है कि आज मैंने तुम्हें ऑफिस से निकलते टाइम कहा था ना मेरे साथ कहीं पर चलने के लिए, मुझे हॉस्पिटल जाना था। तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेले हॉस्पिटल गई थी, जहाँ डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे पास सिर्फ 3 महीने बाकी है। न वो तो अब भी शॉकिंगली पूछता है कि क्या कह रही हो, तो मैंने कहती सुनाई नहीं दिया क्या, 3 महीने बाद मैं मरने वाली हूँ, बस मुझे यही कहना था, अब तुम बताओ तुम्हें क्या बता था। अब वो ये सब सुन उसे कैसे डिवोर्स की बात कहता न, वो अपना हाथ पीछे कर लेता है, डिवोर्स पेपर्स को छुपा देता है, कहता है कि ऐसी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी। न कहते कि मुझे पता है कि तुम्हें कुछ कहना था, तो बताओ क्या था। तो न वो नर्वस कहने लग जाता है कि वो मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता था आज के लिए और हर दिन के लिए, मैंने जैसा भी तुम्हारे साथ बिहेव किया है उसके लिए आई एम सॉरी, आगे से कभी तुम्हें ऐसे ट्रीट नहीं करूंगा और तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, बस यही कहना था। पर अचानक से उसका फेस रोने वाला हो जाता है और कहने लगता है कि पर तुम्हारे पास सिर्फ 3 महीने हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा, ये सब ऐसे अचानक से कैसे हो सकता है। अब उसकी ऐसी बातें सुन हैन हैरान होती है। हैन पूछती है कि क्या तुम सीरियस हो। न वो उसे गले लगा लेता है और कहता है आई लव यू। हैन यहीं पर हमें 3 साल पहले इनकी शादी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां धूमधाम से इनकी शादी होने के बाद हस्बैंड वाइफ दोनों को अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए कहा जाता है। यन वो अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए कहता है कि आई होप तुम अच्छे ही होगे, ये मत कहना कि तुमने डिवोर्स ले लिया है, क्या तुम्हारे बच्चे हो गए, 1 या 2, वैसे ये मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं बस चाहता हूँ कि हैन मेरे साथ रहे, इसलिए बस ये बात याद रखना कि तुम हैन से कितना ज्यादा प्यार करते हो। आई होप 10 साल बाद भी ऐसे ही रहोगे, न को कभी रोने नहीं दोगे और हमेशा उसके साथ खुश रहोगे। इधर हैन भी अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए रिकॉर्ड करती है, कहती है कि तुम 10 साल बाद भी उतनी ही ज्यादा खूबसूरत, हेल्दी एंड मोस्ट सक्सेसफुल होगी। ऑफ कोर्स नव के साथ मिलकर इसी के साथ एपिसोड का एंड यहीं पर होता है। क्या हैन सच में मरने वाली है? लगता तो नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही एपिसोड हुआ है। जो भी होगा आगे कहानी कैसे बढ़ती है देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।